हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो ये पूरा चैप्टर हम इसमें रीड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि टू टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो चीजें जिनसे मनी जनरेट होती है और नॉन इकोनॉमिक वो जिससे हमें कुछ वैल्यू ऐड होती है, पैसा नहीं मिलता उनके बदले में, पर हमारे जीवन में उच्च विचार या वैल्यूज ऐड होती है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे आसपास कौन सी चीजें ऐसी होती है जिससे पैसा जनरेट होता है, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र से लिया गया है, उनका एक कोट है जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य को। द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना उसका रूट ही ये है प्रोस्पेरिटी। मतलब हम पैसे से हमारे पास संपन्नता आती, तो आपको पता है कि बिना पैसे या बिना मनी के आज तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये माना जाता है या कहा भी जाता है, और लोग जानते भी हैं कि बिना पैसे के प्रोस्पेरिटी नहीं होती। द लैक ऑफ इट ब्रिंग मेटीरियल डिस्ट्रेस। अब अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, है ना, तो अगर हमारे देश की भी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ होगा ही नहीं, हम विकास ही नहीं कर पाएंगे, हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंडेंजर्स बोथ करंट प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। भाई यही बात है, चाहे आप इसको एक फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं या एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि अगर फैमिली में पैसा नहीं है तो आप आगे प्रोस्पेरिटी आपके पास होगी ही नहीं, है ना। और आप अगर उस पैसे के लिए भी कुछ कर नहीं रहे हैं तो ना तो आज आपके पास प्रोस्पेरिटी होगी, ना आगे फ्यूचर में कोई ग्रोथ होगी। ऐसे अगर कंट्री के पास उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं होंगे, उसके पास मनी नहीं होगी, कोई उसकी इकोनॉमी नहीं होगी, ना तो वो जो कंट्री है ना तो आज ग्रो कर सकती है, ना ही आगे आने फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी। तो अभी आप इस कोट का सिर्फ इतना सा अर्थ समझे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती है प्रोस्पेरिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए भी, किसी फैमिली के लिए भी। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम 3 बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे कि हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड, कि जितने भी तरह की ये हम काम करते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर का काम है, कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटीज है, कौन सी टर्शियरी एक्टिविटीज है। तो ये हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। एंड व्हाट डिफरेंशिएट दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स, कि इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं। एंड हाउ आर द 3 सेक्टर इंटरकनेक्टेड, और कैसे ये तीनों सेक्टर आपस में कनेक्टेड है। तो आगे जब चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इन चैप्टर 13 वी लर्नड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 13 में? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी चीजें, ऐसा काम जिसको करने से हमें पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक है, जिनको करने से जीवन में वैल्यू ऐड होती है वो नॉन इकोनॉमिक है। एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यूज, मतलब जिससे हमें पैसा मिले, वो कौन सी एक्टिविटीज कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर हम सिर्फ अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, जिससे पैसा तो जनरेट नहीं हो रहा, पर हमें सेटिस्फेक्शन की, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर आ रही है। To understand these activities better, we will learn how economic activities are classified and what differentiate them in this chapter. तो इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि इन्हीं सभी कामों को कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, और कैसे ये एक दूसरे से अलग अलग है, और कैसे ये बाद में एक दूसरे से रिलेटेड भी होती है ना। तो देखिए, ओवर द डिकेड, मतलब जो 10 साल का एक पीरियड होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं, है ना। द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। अब देखो, पहले के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे, है ना, अपने पशुओं को पालते थे, टूल्स बना लिए, पोट्री बना लिया, मतलब मटके, घड़े और क्लोथ्स को वीविंग का काम होता था। पर आज आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे काम
अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। क्यों? आज हम फोन का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे रखने के लिए बैंक है, स्कूल है पढ़ने के लिए, होटल्स है मैनेजमेंट के लिए, और ड्राइविंग के भी बहुत तरह के व्हीकल है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, फर्नीचर बन रहे हैं, हमारे कपड़े टेलर सिलते हैं, टेलर सिल रहे हैं तो वो मशीनों का यूज कर रहे हैं, वो मशीन बन रही है। और जिस सॉफ्टवेयर में आज हम पढ़ रहे हैं इसको भी तो कोई बनाता होगा। तो आपने देखा ना कि जैसे जैसे जो ये हम जी रहे हैं, जनरेशन चल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो तरह तरह के काम भी डेवलप हो रहे हैं। आज हम घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, आज हम 1 घंटे में किसी का काम करके देख के वो वैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कल कई हमने पहले भी जब पढ़े थे चैप्टर, उसमें क्या कोई ऐसा काम था? नहीं था ना। तो जैसे जैसे हाँ समय बढ़ता गया, लोगों के कमाने की जो तरीके हैं वो तरह तरह के होते गए, है ना। सो टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब तरह तरह के हम काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ड्रोन्स। इंपॉर्टेंट है ना भाई, आपको महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, और उसकी पूरी पिक्चर्स लेनी है, तो ड्रोन से ही तो वो चीज हो सकी है कि हमें ड्रोन से शॉट्स मिल रहे हैं, हमें पिक्चर्स मिल रही हैं, फोटोज मिल रही हैं कि दूर से वो कैसा दिखता है। हिमालयास को हम ऊपर से देख सकते हैं, किसकी वजह से पॉसिबल है? ड्रोन्स की वजह से पॉसिबल है। और जो वर्क बैंक में काम करने का जो काम है, स्कूल है, होटल्स है, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग फर्नीचर, टेलरिंग क्लॉथ यूजिंग मशीन्स, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर्स, washing machine, etc. Classifying all these activities help us to understand how they functions and the link they have with each other. कि आज तरह तरह की एक्टिविटी है, तो इन तरह तरह की एक्टिविटीज को तरह तरह की क्लासेस में या सेक्टर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। अब देखते हैं कौन से ग्रुप में कौन सी चीजें आती हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब पैसा कमाने के लिए हमें तरह तरह के कामों को तरह तरह के ग्रुप्स में रखना है। जैसे कि some economic activities share similar characteristics and based on this they can be grouped together or classified into broader groups called economic sector। मतलब जो हम तरह तरह के काम होते हैं, कुछ काम सेम भी तो होते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सेम काम है। क्यों? कि जो हमें प्रकृति दे रही है हम उसी को लेके काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक्टिविटीज हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या हो गई बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज। आप एक बार इकोनॉमिक सेक्टर का जो ये डेफिनेशन है उसको याद कर लीजिएगा कि सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू broader group called इकोनॉमिक सेक्टर। अब हम 3 तरह की इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ेंगे, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शियरी। ठीक है, ये 3 तरह के हम ग्रुप पढ़ेंगे कि हमने देखा कि जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे क्लासिफाई हुई 2 टाइप में। एक हो गई इकोनॉमिक जिससे मनी जनरेट हो रही है, एक हो गई नॉन इकोनॉमिक जिससे हमें पैसा जनरेट नहीं हो रहा पर वैल्यूज ऐड हो रही है लाइफ में। अभी जो इकोनॉमिक है उसको ही 3 सेक्टर में बांट दिया गया है। सेक्टर मतलब 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक है प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है बेटा टर्शियरी, तृतीय ग्रुप। ठीक है, इस मैप से आप समझ लोगे एक्टिविटी 2 टाइप की है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक को आगे 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज, ये ध्यान रखना प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है जो चीज आप नेचर से हूबहू ऐसे ही ले रहे हैं, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो लकड़ी हो गई, चाहे वो कोई भी फिश हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज हो गई, कॉटन उगाना हो गया, ये सभी काम किस में आते हैं? प्राइमरी। मतलब जब हम किस पे डिपेंड है? हम डायरेक्टली डिपेंड है नेचर के ऊपर। ठीक है, सो दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। मतलब जिस भी काम में हम चीजें डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं, हम नेचर पे डिपेंड है, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, कि जिस चीज में हम
बिल्कुल डायरेक्ट चीजें नेचर से लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं उसको। सो द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी, फल फूल, ये सब चीज लेने, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं इन कामों को। समझ में आ गया चीजें, आई होप आप नहीं भूलोगे। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में आप कैसे क्लासिफाई करो, देखो एग्रीकल्चर मतलब आप बीज बो रहे हो, फसल उगा रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, क्यों कि आप धरती की गोद में से ही लोहा है, आयरन है, या आपके पास कोयला है, सोना है, ये सब चीज आप माइनिंग के थ्रू निकाल रहे हो, तो ये सभी आप नेचर से ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, मशीनों का इस्तेमाल करके कुछ चीज बना रहे हो, जैसे आपने लकड़ी, जंगलों से लकड़ी ली, उससे आप घर बना रहे हो, आपने लोहा लिया माइनिंग से, आप मशीनें बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अब सेकेंडरी सेक्टर का काम कर रहे हो। अब ये चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ट्रेशरी सेक्टर में हम हेल्थ केयर को, ट्रेड और लॉजिस्टिक को, मतलब व्यापार करना चीजों का, उन चीजों को रखते हैं ट्रेशरी सेक्टर में। ठीक है, ये देखो फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के काम है। वाटर सप्लाई कि मतलब नेचर से पानी मिला और पानी टैप के थ्रू हमारे घर तक आ रहा है, तो ये वाटर सप्लाई, ये सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट हो गए। सोलर पावर कि सन से डायरेक्ट, जो सन से लाइट आ रही है उसको हमने सोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो सन की लाइट प्राइमरी थी पर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सोलर पावर में, तो ये सेकेंडरी काम हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया, तो ये भी सेकेंडरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सेक्टर्स किस में आते हैं, ट्रेजरी सेक्टर में ये चीजें आती हैं। ठीक है, for example work involving cultivation of grain and vegetables from agriculture farms, collecting woods from forest, extracting coal from mines, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें हम नेचर में जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर हम गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है, अगर हम वेजिटेबल्स को उगाते हैं एग्रीकल्चर फार्म से, अगर हम वुड इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं फॉरेस्ट से, अगर हम कोल की माइन कर रहे हैं, है ना, कि मतलब खदानों से कोल निकाल रहे हैं, हम फिशर्स मतलब फिश फ्रॉम फिशर्स, एग फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, ऑल आर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि यहाँ आपको लिख देंगे कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में नहीं है। नहीं है वर्ड पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, ज्यादातर कौन सा नहीं है, तो ये सब दे देंगे और किसी में बैंक लिख देंगे, तो आप उस बैंक में लगाएंगे कि ये बैंक जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रख लोगे ना कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, जो डायरेक्ट हम नेचर पे डिपेंड है, चाहे वो फल फूल हो गए, ग्रेन्स हो गए, वुड हो गई, है ना, माइनिंग हो गया, फिश हो गई, एग हो गए, ये सभी प्राइमरी सेक्टर का काम है। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट या कॉमन हम चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी जो प्राथमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाता है एग्रीकल्चर, उसके बाद हम याद रखते हैं माइनिंग, खदानों से चीजें निकालना, फिर फिशिंग, फिश को हमने तो नहीं बनाया ना, नेचर में ही है, रेजिंग लाइव स्टॉक, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट्री, ये एग्जाम्पल है किसके बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज के। सो बिलो आर सम ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज विद इन द प्राइमरी सेक्टर, कि ग्रीन हाउस फार्मिंग करना, माइनिंग करना, जिसमें हम डायरेक्ट नेचर पे डिपेंड है, ये सभी चीजें प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटी दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट। क्या आप किसी ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बता सकते हो जो आपने पास्ट में देखी है, एंड व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन दिस एक्टिविटीज, और कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इन एक्टिविटीज को करते हुए यूज होते हैं। नेम 2 ऑफ देम एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो देखो एग्रीकल्चर हो गया कि जो हम क्रॉप्स को उगाते हैं, सच एज राइस, व्हीट ऑन फार्म, फिशिंग, कैचिंग फिश इन फिशरीज,
माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस, एंड फॉरेस्ट्री, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये सब चीजें क्या हो गई कि ये मैंने देखा है या ये हमने कभी पढ़ा है या अपनी किसी वीडियो में देखा है कि ये चीजें करने में हम नेचर पे डिपेंड है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। कि ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने के लिए हम प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड था नेचर के ऊपर, मतलब नेचर पे डिपेंड था कौन? प्राइमरी सेक्टर। और अब जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें हमारे पास आई है, चाहे वो वेजिटेबल हो गई, चाहे वो हमारे पास पोल्ट्री फार्म से एग आ गए, चाहे वो हमारे पास कॉटन आ गया, अब ये चीजें, इन चीजों पे डिपेंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज जैसे अगर आपने कॉटन की खेती की तो कॉटन की खेती करना ये है प्राइमरी सेक्टर, और आपने अब उस कॉटन को फैक्ट्री में भेज दिया या फैक्ट्री वाले उसको ले गए और वहां धागा बना रहे हैं, ठीक है, धागा बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। धागा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं उसे, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी होगी कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होता तो सेकेंडरी एक्टिविटी तो होती ही नहीं, है ना। सो द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एटसेट्रा। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब कहीं से सीमेंट, रोड़ी, बजरी, ये चीजें आई, लकड़ी आई, ये सब चीज किसका एग्जाम्पल था? प्राइमरी का। क्यों? हमने नेचर से उठाया। अब जो प्राइमरी सेक्टर का हमारे पास रॉ मटेरियल था, अब उसका इस्तेमाल करके इन्होंने बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, है ना, नेचर से वाटर लिया, वाटर से इन्होंने घरों में पहुंचाया, तो ये सब चीजें क्या हो गई? सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट हो गए। समझ में आ रहा है बात कि हमने नेचर से कोई चीज ली तो वो प्राइमरी सेक्टर में है, अब उस प्राइमरी सेक्टर की चीजों का इस्तेमाल करके हम उससे कुछ ना कुछ काम की चीजें बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। So, जैसे बिल्डिंग, रोड एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर सच नेसेसिटी। It also includes the manufacturing of product in factories, production unit of process raw material। अब देखो जो ये गाड़ियां हैं, गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है क्या? लोहा, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें सारी चीजें लोहे की बनी हुई है, ठीक। अब वो लोहा कहाँ से बन रहा है? सोचो कहाँ से बन रहा है? लोहा मिला है माइनिंग से, धरती से ही मिला है। तो जो आयरन हमें मिला, वो आयरन क्या था? प्राइमरी सेक्टर का था, नेचर से हमें मिला हुआ था। अब इस आयरन को इन्होंने यहाँ प्रोडक्शन में यूज कर लिया, इसको बनाने में यूज कर लिया, तो यहाँ पे आयरन जो इन्होंने मंगवाया वो किसका काम कर रहा है? सेकेंडरी एक्टिविटी का काम कर रहा है। And some example of secondary sector activities include the process of grains obtained from agriculture field to make flour in mills। अब देखो इसी से समझो, मैं किसान हूं, मैंने ग्रेन्स उगाए, मतलब मैंने वीट, बार्ले, जितने भी जवार, बाजरा है वो मेरे खेत से गए, तो मैंने काम कर लिया प्राइमरी सेक्टर का, ठीक। अब मैंने उसको बेच दिया और बेच के ये कंपनी वाले मेरे से, मतलब खरीद के कंपनी वाले मेरे से ले गए और उस चीज का आटा बना दिया, ठीक। आटा बनाना क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। और अब वो रिटेल दुकानों में जाके या कहीं भी जाके जब उसको बेचेंगे, वो थर्ड सेक्टर कौन सा हो गया? ट्रेजरी जो सेक्टर है वो उसका काम हो गया, जब बिल्कुल वो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बेच दिया गया बना के, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर की चीजों का इस्तेमाल किया गया, उनसे कोई यूजफुल चीज बनाई गई, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट हो गई। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर, कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ एंड स्टील फ्रॉम आयरन और इज यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, ट्रक एटसेट्रा। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ गया है कि हमने कोई चीज नेचर से डायरेक्टली वो प्राइमरी सेक्टर का काम करेगी। अब उस प्राइमरी सेक्टर की जितनी भी चीजें थी, चाहे वो हमारे अनाज हो गए, चाहे वो हमारे पास जो टी लीव्स थी वो हो गई, चाहे हमारे पास वुड हो गया, चाहे हमारे पास आयरन ओर हो गया, उन सब का इस्तेमाल करके कोई चीज बना दी, सामान बना दिया, बिल्डिंग बना दिए, रोड बना दिया, क्लॉथ बना दिए, कार, ट्रक बना दिए, तो ये सभी किसका पार्ट हो गए? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गए। ये देख लीजिए,
टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है कि 2022 में कितने व्हीकल्स कौन कौन से और कितनी कितनी संख्या में बने। तो यहाँ देखा गया जो कार है वो 45 लाख कार बनाई गई, 45 लाख कार बनाई गई, ठीक है। ट्रक्स कितने बनाए गए, 10.3 लाख। थ्री व्हीलर मतलब जिनको हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं वो 8.6 लाख बनाए गए। टू व्हीलर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब कितने बनाए गए, 2 करोड़ बनाए गए, ठीक है। तो ये बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर से हमने जो चीजें ली और उससे बाद में सेकेंडरी सेक्टर में जो हमने चीजें बनाई वो उनका एक डाटा यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का दिया गया है। Now that we have seen some examples of secondary sector activities, can you name 2 more economic activity in the secondary sector? अब मैंने बता दिया कि secondary sector में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, जैसे फूड इंडस्ट्री है, कन्वर्टिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनटू जैम, सॉस, पिकल। अब जो हमारे घर में आप ये अचार देखते हो, अचार क्या अचार ही पैदा हुआ था? नहीं, अचार में सबसे पहले जो फ्रूट्स थे या जो सब्जियां थी वो थी। सब्जियां, फ्रूट्स किस सेक्टर का पार्ट थे? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट थे। अब उसको प्रिजर्व करके केमिकल्स मिला के उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रखा गया, उसे कुछ बना दिया गया, जैसे जैम बना दिए, सॉसेस बना दिए, पिकल्स बना दिए, तो ये किसका पार्ट हो गए? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गए। ऐसे ही केमिकल इंडस्ट्री जैसे ऑयल, अगर मूंगफली कोई उगाता है और मूंगफली को बिल्कुल वो ग्राइंड करके उसका तेल निकाल लिया, नेचुरल गैस हो गई, एयर, वाटर, मेटल, मिनरल्स हो गया, और बाद में इसको कहाँ यूज किया गया? इंडस्ट्रीज में, या जो हम प्रोडक्ट आजकल यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, ऑयल लगाते हैं, उनमें इसको यूज कर लिया और चीजें इसमें मिक्स करके, तो ये सेकेंडरी का पार्ट हो गया। अब आ जाता है ट्रेजरी एक्टिविटी, मतलब तीसरा सेक्टर। सो ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेजरी एक्टिविटीज और ट्राइशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इस सेक्टर में वो लोग होंगे या वो सपोर्ट होगा पीपल्स का जो इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? सो दीज इंक्लूड सर्विसेज डेट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स। अब देखो, किसान ने अपना जो ग्रेन्स था वो उगा लिया, वेजिटेबल्स उगा लिए, अब उनको मार्केट तक भी तो कोई पहुंचाएगा, तो उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। वो जो ड्राइवर है वो किसका काम कर रहा है? वो ट्रेजरी सेक्टर में काम कर रहा है। मतलब तीसरा पार्ट हो गया कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए जो बीच का जो पीपल है या जो सपोर्ट है वो ट्रेजरी एक्टिविटी का पार्ट है। The fruit or vegetables vendor sell the farm produce to household consumers. Similarly, doctors, nurses, teachers, lawyer, pilot provide their services to those who need them. अब देखो, दवाई बना दी गई है ना, अब वो दवाई तो बना दी, ठीक है, हम तक कैसे पहुंचेगी? हम तक पहुंचाए भी तक कोई उसको। अब खेत में वेजिटेबल्स हो गया, फार्मर्स ने अपनी चीजें बना ली, अपनी चीजें उगा ली, हम तक कौन पहुंचाएगा? अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, पर कुछ खराब हो गया, रिपेयर कौन करेगा? तो जो चीजें इन दोनों सेक्टर की चीजों को अच्छे से रखने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारे तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, वो चीजें किस में आ जाती है? ट्रेजरी एक्टिविटीज में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर, नर्सेज, लॉयर, पायलट, टेक्नीशियन, प्लम्बर, फोन ठीक करने वाले, मैकेनिक्स, ठीक है, व्हीकल जो हमारे पास कार, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन, उनको रिपेयर करने वाले और सप्लाई करने वाले चीजों को, तो ये सभी किस में आ जाती है बेटा? ट्रेजरी एक्टिविटीज या ट्रेजरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम आ जाता है। ठीक है, देयर सर्विसेज मेक आवर लाइव्स इजी। अब देखो, आपने कोई चीज ऑर्डर कर दी, आपने ब्लिंकिट कर दिया, स्विगी कर दिया, जोमेटो कर दिया, कुछ भी कर दिया, जो चीजें आप तक पहुंच रही है किसी के थ्रू, तो वो ट्रेजरी जो एग सेक्टर है उसका काम हो जाता है।
सो सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विसेज एट होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप, वेयर हाउसेज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें सभी क्या आ जाता है, ट्रेशरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है। एंड दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, कि जो हमें अपनी सेवाएं देते हैं, हमें सेवाएं प्रदान करवाते हैं, वो सभी किसका पार्ट हो गए, सर्विस सेक्टर का या ट्रेशरी सेक्टर्स का काम हो गया। समझ में आ गया कि किसान है, वो किसान अपना जो अनाज है वो उगा रहा है, ठीक है, या वेजिटेबल वाला जो वेजिटेबल उगाते हैं, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के काम हो गए। जब हमने इनको बाजार में देखा है ना, या इनसे कोई सामान बना हुआ देखा, तो ये सेकंड सेक्टर का काम हो गया। और उसके बाद उन चीजों को हम तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं, वो किसका पार्ट हो गए, सर्विस सेक्टर का पार्ट हो गए। तो अगर ये आ जाए कि जो सर्विस सेक्टर है उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं या उसी को ही क्या बोलते हैं, तो ये हमारा ट्रेशरी सेक्टर का काम हो जाता है। ठीक है, आई होप तीनों में आपको डिफरेंशिएट अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों चीजें आपस में डिपेंडेंट है। आपने देखा ना, अभी मैंने समझाते समझाते बताया कि तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सेक्टर्स play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished product for final consumption। अब देखो, जब हम खाली गेहूं को तो खा नहीं सकते, गेहूं को नहीं खा सकते ना, गेहूं क्या है, एक रॉ मटेरियल है, मार्केट में आया है, इसे उन्होंने क्या बनाया, फ्लावर बनाया, आटा बनाया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब इसको हमने खरीदा, पूरा मतलब खरीद लिया है अब इस चीज को, तो ये अब कंजप्शन में यूज होगा, तो ये ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम आनंद डिस्ट्रिक्ट, मतलब गुजरात में एक आनंद डिस्ट्रिक्ट है, उसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे ये तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। सो डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम प्लेट फार्म टू प्लेट, कि कैसे खेत से कोई चीज बनी और वो हमारे प्लेट तक पहुंची। So these days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pail and happy maws of their best friends, their cow or buffalo। कि अब जो गुजरात के लोग अब उठते हैं तो वो इतने खुश होके उठते हैं, अपने गाय भैंस की जो आवाजें हैं, वो जो उनकी आवाजों से उठते हैं, मतलब वो खुश है, कहने का तात्पर्य ये कि वो खुश है। काउ हैव अ स्पेशल प्लेस इन द लिव्स ऑफ द फार्मर। आपको पहले ही पता है कि जो पशुधन है वो एग्रीकल्चर में या फार्म के रूप में फार्मर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। The farmers milk the cow and sell their milk to dairy nearby। डेयरी क्या होता है, एक प्लेस जहां पे मिल्क को कलेक्ट और स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो फार्मर है अपनी गांव का जो दूध है वो पास की ही डेयरी में बेच के आ जाते हैं, क्योंकि इतना दूध होता है कि घर पे भी कंज्यूम हो गया और बच भी गया, तो उससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, तो डेयरी में बेच के आ गए। एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी और क्वालिटी। और महीने के आखिर में जैसे हिसाब होता है ना, ऐसे उस दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उनको पैसे मिल जाते हैं। However, this was not the case about 50 years ago। ऐसा आज हो रहा है, पर 50 साल पहले ऐसा नहीं था। क्यों? दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो हम अमूल का दूध पीते हैं, उस अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फुल फॉर्म का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमूल की फुल फॉर्म बताइए, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और 1940 में स्टार्ट होता है एक प्रोसेस। फार्मर्स इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबर बाउरिंग विलेज। कि जो ये आनंद डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, ये अपने जो दूध होता था उसको पास के गांव में बेचने जाते थे। ठीक है, अब वो साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे बेचते थे कि भाई धूप ज्यादा तेज धूप हो जाएगी, उसमें भी जाते थे भाई दूध तो बेचना है ही ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे ताकि भाई जो धूप है उसकी वजह से दूध खराब ना हो जाए, चीजें और खराब ना हो, इसलिए वो बहुत मेहनत करते थे। पर फिर भी उनको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि उनका दूध या उनकी मेहनत मांगती थी। सो दे डिपेंडेंट ऑन पीपल कोल्ड मिडल मैन। फिर अब एक बिचौलिया आने लग गया, बीच का मिडल मैन आने लग गया। वो उनके घर से, मतलब दूधिया जिसको हम बोल सकते हैं, वो
उनसे दूध लेके जाता उनके घर से, ठीक है। अब होता है ना, स्टार्टिंग में किसी को हमारी हेल्प की जरूरत होती है तो पहले तो बहुत लालच देता है कि ठीक है भाई मैं ऐसे रखूंगा, प्रॉपर आपको प्राइस दूंगा आपकी चीजों का, ये होता है, वो करूंगा वो करूंगा। अब धीरे धीरे वो जो मिडल मैन है ना, वो फार्मर्स के दूध की उतनी वैल्यू नहीं देता था, उनसे कई बार चीट कर देता था, है ना। अब बेचारे जो फार्मर हैं वो हो गए परेशान कि इतनी मेहनत भी करते हैं, दूध भी देते हैं, इतनी पैसे भी नहीं आते, खुद इतना हम पैसा भी लगा देते हैं, तो वो बेचारे क्या हो गए, फंस गए। One day the farmers collectively approached Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent national leader, with their problems. अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी अभी फोटो देख रहे हैं, उनके पास जाते हैं सारे फार्मर्स मिलके और बताते कि हमारे साथ में ये चीज हो रही है, मिडल मैन हमें काफी हरेस करता है। ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन द मिडल मैन। वो कहते हैं भाई तुम सब इतने सारे हो, मिलके कुछ काम करो, कुछ चीज, एक ऐसी चीज ढूंढो, कोई इसका उपाय ढूंढो कि ताकि तुम्हें मिडल मैन पे रहना ही ना पड़े, उसके भरोसे रहना ही ना पड़े। सो एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर वुड बी एबल टू बाय द फार्मर्स बाय एंड सेल milk as a group taking care of the entire operation of milk collection. अभी कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव का मतलब है a group of people who voluntarily come together to meet their economic and social need in a firm way. अब देखो कई बार होता है ना कि हमें लग रहा है कि दूसरा हमारे विचारों का या हमारे काम का उतना वैल्यू नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, जितने बंदे अभी काम कर रहे थे, दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, अब वो सारे बंदे आपस में मिल जाते हैं और अब वो क्या करते हैं, वो करेंगे मिल्क का कलेक्शन, वो करेंगे प्रोसेसिंग, वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मशीन मंगानी होंगी अपने पैसे से मंगाएंगे, तो तब ये अमूल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। And the farmers took Sardar Vallabhbhai Patel advice and Amul was set up in the 1946 under the leadership of Tribhuvan Das Patel. अब एक लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे त्रिभुवन दास, उनके अंडर में, उनकी लीडरशिप में अमूल का सेटअप होता है 1946 में। और वहां पे एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, एक एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। तो मतलब इन जो वर्गीस, ये है वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, इन्होंने 1946 में अमूल की स्थापना की, ठीक है, जहां पे दूध कलेक्ट किया गया, प्रोसेस किया गया और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मिला गया और तरह तरह से फैक्ट्री स्थापित करके और सारी जितने भी होता है इसमें काम, जितनी मशीनें जरूरत होती है उसकी हेल्प से, और उन्होंने क्या किया, अमूल का सेटअप कर दिया। आज अमूल बहुत बड़ी फैक्ट्री है। So this initiative brought farmers including women together and gave them control over the production and sale of milk. और ऐसे करके अब यहाँ बहुत सारी वुमेन्स भी काम करती है, पूरा प्रोडक्शन होता है, सेल होता है मिल्क का। और अब इन्होंने क्या सोचा, धीरे धीरे इन्होंने कहा कि भाई इतना दूध होता है कि अब हम इससे कुछ और भी बना सकते हैं। तो आपने देखा है अमूल की दही है, अमूल की क्रीम भी मिलती है, अमूल की बटर और क्या नाम है छाछ भी मिलता है, अमूल की अब तो पनीर भी आने लग गई है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टुडे द कोऑपरेटिव हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अभी बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं, रिटेल शॉप में जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है चीजों का। सो द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में इसके बहुत सारे रिटेल शॉप्स हैं, ये बेचते भी हैं। इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज नॉट अमेजिंग, है ना, कि कहाँ एक छोटा सा सेटअप हुआ था और आज ये कितना बड़ा एम्पायर है इसका। सो इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव milk their cow to sell and milk later. The kind of economic activities is called a primary sector economic activity because the product is derived directly from a natural sources, cow livestock. अब देखो, गाय से भैंस से दूध लिया, प्राइमरी सेक्टर का काम था। उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया, उससे चीजें बनाई गई, सेकेंडरी सिस्टम का काम हो गया। उसको जगह जगह बेचा गया, उसको एक्सपोर्ट किया गया या उनको बहुत सारे जो रिटेलर शॉप्स हैं उन तक पहुंचाया गया। तो ये किसका काम हो गया, टर्शियरी सेक्टर का काम हो गया, ठीक है। सो मिल्क इज देन प्रोसेस Milk is then processed and converted from one form into another. Milk powder, ghee, cheese, butter and many others in the factories. These economic activities are called secondary sector economic. मतलब देखा, पहले गाय भैंस से दूध लिया तो वो
किस में हो गया, प्राइमरी सेक्टर में काम हो गया। फिर उससे मिल्क पाउडर बनाया, घी बनाया, चीज बनाया, बटर बनाया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया। व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट इट मेक्स, कि जो भी ये सामान बनाता है करता क्या है, सो इट सेल देम इन वेरियस प्लेसेस, जगह जगह चीजों को बेचता है। अमूल यूज लॉरीज, ट्रक सच एज रेलवे, एयर, शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट प्रोडक्ट। इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर, सप्लाई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टू अदर शॉप इन टाउन, सिटीज, विलेज। अब हर जगह अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, तो ये सभी काम किसका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, रिटेल, ये सभी किसका काम हो गया, टर्शियरी एक्टिविटी का काम हो गया। With the help of this images below, let's see how the books you study are made. अब देखो हम जो किताबें पढ़ते हैं, है ना, वुड कहाँ से लिया गया, जंगलों से लिया गया। वो सबसे पहला क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया, है ना। अब उसको प्रोसेस किया गया, पेपर बनाया गया, वो सेकेंडरी का काम हो गया। अब उसके बाद हम तक पहुंचाया गया, वो थर्ड सेक्टर का काम हो गया, सर्विस सेक्टर का काम हो गया, टर्शियरी एक्टिविटी का काम हो गया। तो आपने देखा ना, ये तीनों एक्टिविटीज आपस में जुड़ी हुई है और एक के बिना दूसरे का ग्रो होना मुश्किल है। तो देख रहे हैं आप कि कैसे बन रहा है, कि पहले वुड कट रही है, इकट्ठी हो रही है, उसको ट्रक में लाद के लेके जाया गया है, कागज बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, कागज से देखो चीजें हमारे पास तक पहुंच रही है। तो ये एक प्रोसेस है कागज बनाने का। तो प्राइमरी सेक्टर का काम है ऊपर वाला, फिर सेकेंडरी सिस्टम का काम है उसको लाद के लेके आना, फिर उसके बाद हमारे पास टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ इसको हम तक बेचने में जो काम किया जाता है वो सर्विस सेक्टर का काम होता है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज of the process shown in figure 14.1 on page 206. Discuss them with your fellow classmate. तो देखो पेड़ है, पेड़ से लकड़ी बनी, लकड़ी से उसके बाद क्या किया गया, उसको कागज बनाया गया। तो प्राइमरी सेक्टर में ट्रीज आर कट डाउन एंड लॉग्स आर कलेक्टेड, लॉग्स मतलब लट्ठे। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉग्स आर प्रोसेस्ड इनटू पेपर, प्रिंटेड इनटू टेक्स्ट बुक, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सेल हुआ, टेक्स्ट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड इन स्टोर्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। These days यूज पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यूज पेपर। तो आजकल जो हम रद्दी बेचते हैं ना, उससे न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं। रिसाइकलिंग जस्ट 1 ton ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज एज वेल एज 2.5 cubic meters of landfill space. Where waste is dumped, it also takes 70% less energy and water to recycle paper than to make new paper from wood pulp. अब देखो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम जो वेस्टेज इकट्ठा हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका यही है, जो रद्दी हमारे घर में वो लेने आता है ना, तो उसको हम, या आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव भी है कि जो आपके पास पुराने रद्दी में पेपर पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई, तो आप उनको यहाँ दे जाओ, हम रिसाइकल करके उनसे न्यूज़पेपर या कोई भी रफ नोटबुक बना सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रीज सेव हो रहे हैं, क्योंकि जो हम पेपर यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो ट्रीज से ही बने हैं, ठीक है। And what are the different way through which we can use paper in the classroom and office to a school? तो देखो आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है ना, तो हम दोनों साइड, मतलब कई बार होता है ना पेपर का एक ही साइड यूज करते हैं, तो दोनों साइड का यूज भी कर सकते हैं। हम डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, हम स्क्रैप पेपर को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल यूज पेपर भी कर सकते हैं, है ना। और आजकल तो ऐसे पेन्स भी आते हैं कि आप लिखोगे, जब तक आपको जरूरत है आप लिखो, फिर आप उसको प्रेस से या कुछ एक इरेजर आते हैं उसको इरेज कर दो, बिल्कुल इरेज हो जाएगा, आपके पास फिर से एक नई बुक या नया पेपर हो जाएगा। तो आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम बहुत तरीके से चीजों का रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। List the economic activities in your neighborhood and label them appropriately as primary, secondary, tertiary. ड्रॉ आपको तीनों तरह की एक्टिविटीज है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना है। तो इन माय एरिया फार्मिंग प्राइमरी है, उससे फिर आटा बना देना सेकेंडरी है, ग्रोसरी स्टोर्स में उसको लेके आना टर्शियरी है, और इंटरकनेक्टेड फार्मिंग सप्लाइज ग्रेन्स टू मिल्स एंड स्टोर सेल्फ फ्लो टू कंज्यूमर्स, स्टॉपिंग वन डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इकोनॉमिक साइकिल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप और भी लिस्ट बना सकते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।